मशहूर शायर बशीर बद्र साहब आज दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन दुनिया के जो हालात हैं उसमें उनकी लिखी एक एक बात आज भी आईने की तरह सच लगती है। उन्होंने लिखा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र साहब ने ये बात इंसानी दर्द को देखकर कही थी, लेकिन आज ये पंक्तियां सत्ता के गलियारों में बैठे उन हुक्मरानों की जिद पर बिल्कुल फिट बैठती हैं जो एक झटके में पूरी दुनिया को बारूद के ढेर पर ढकेलने को तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कचहरी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। तो आज सबसे पहले आपके सामने पश्चिम एशिया की वो फाइल रखेंगे जिसमें नए युद्ध की चिप अपलोड होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 48 घंटे में पश्चिम एशिया के अंदर जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक मिलिट्री एस्केलेशन नहीं है, वो एक सोची समझी स्क्रिप्ट है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे तेहरान के बंकरों में बैठकर कोई ऐसा शख्स लिख रहा है जो पिछले 3 महीनों से दुनिया के लिए पूरी तरह अदृश्य है। हम बात कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की। 2 दिन पहले मुस्तफा खामेनेई के शैडो सिस्टम से एक खुफिया संदेश लीक होता है, एक ऐसी चेतावनी जिसे शायद वॉशिंगटन ने हल्के में लेने की भूल की। मुस्तफा ने साफ कहा था कि गल्फ में मौजूद एक भी अमेरिकी ठिकाना अब सुरक्षित नहीं है। वक्त का पहिया अब वापस नहीं घूमेगा। इस इलाके के मुल्क अब अमेरिकी सैन्य अड्डों के पनाहगाह नहीं बनेंगे, अमेरिकी इलाके की तरह काम नहीं करेंगे। उन्हें अगर सुरक्षित रहना है तो खुद को इससे अलग करना होगा। और हुआ भी यही। ईरान की IRGC ने स्थानीय समय के मुताबिक सुबह ठीक 4:50 पर कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर सीधे मिसाइल दागने का दावा किया है। मिसाइल दागने का वीडियो भी रिलीज किया गया। लेकिन यह हमला ऐसे ही नहीं हुआ। तेहरान के पासादरान इलाके की अंदरूनी गलियों से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक यह हमला किसी रूटीन कमांडर का फैसला नहीं था, यह सीधे मुस्तफा के कोर कमांड एंड कंट्रोल से निकला ऑर्डर था। इधर कुवैत का रक्षा मंत्रालय अब कह रहा है कि वो अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। मतलब ये कि कैमरे के सामने ना आना, कोई बयान ना देना, हेडलाइन से गायब रहना, ये मुस्तफा की कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा वेपन है। और ऐसा लगता है कि बंकर से ही सुपर पावर का पूरा एल्गोरिदम बिगाड़ा जा रहा है। ट्रंप प्रशासन के लिए मुस्तफा इस समय सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन चुके हैं। ईरान की IRGC ने कुवैत के उसी एयरबेस को टारगेट किया जहां से उड़कर अमेरिकी रीपर ड्रोन्स ने हॉर्मूज के पास ईरान के 4 सुसाइड ड्रोन्स को मार गिराया था। ट्रंप को लगा था कि वो बंदर अब्बास पोर्ट के पास ईरान का ग्राउंड स्टेशन उड़ाकर तेहरान को चेकमेट कर देंगे, लेकिन मुस्तफा के सिस्टम का नियम सीधा है, इफ यू टच बंदर अब्बास वी फ्रीज द वर्ल्ड। यानी बंदर अब्बास को हाथ लगाया तो दुनिया को हम रोक देंगे। अब जो लोग ग्लोबल मार्केट को जानते हैं, समझते हैं, वो जानते हैं कि बंदर अब्बास पर बार बार मिसाइल्स आखिर क्यों गिर रही हैं। ये सिर्फ ईरान का एक कोस्टल टाउन नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का स्विच बोर्ड है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का गेट कीपर है। और आमतौर पर यह कहा जाता है, इफ बंदर अब्बास ब्लीड्स ग्लोबल मार्केट्स क्रैश। यानी अगर बंदर अब्बास क्षेत्र लहूलुहान होता है तो दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश कर जाते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटिए, 1973 का ऑयल क्राइसिस याद करिए। जब अरब इजराइल वॉर के दौरान तेल की सप्लाई रुकी तो अमेरिका के अमीर और एलीट लोग भी सड़कों पर खाली कैन लेकर पेट्रोल के लिए कतारों में खड़े थे। ग्लोबल GDP को पैरालिसिस हो गया था। मुस्तफा खामेनेई आज उसी 70 के दशक के एनर्जी वेटो को मॉडर्न तरीके से खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि अमेरिका कितना भी बड़ा सुपर पावर हो, उसकी नब्ज हॉर्मूज के इसी पानी में डूबती और तैरती है। विदेश मंत्रालय ने बंदर अब्बास के इलाकों पर अमेरिका द्वारा की गई सैन्य आक्रामकता की कड़ी निंदा की और कहा कि ईरान की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ ये आक्रामक कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अमेरिकी हमलावरों को जवाबदेह ठहराने के अपने कानूनी दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य है। लेकिन एक सच ये भी है कि ट्रंप को भांपने में भी अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। ट्रंप कोई ट्रेडिशनल
पॉलिटिशियन नहीं है जो नियम की किताब लेकर बैठेंगे। व्हाइट हाउस के बंद कमरों से जो इनसाइड डिटेल्स लीक हुई हैं, उसके मुताबिक ट्रंप इस समय फुल थ्रॉटल मोड में है। उन्हें मिड टर्म इलेक्शंस की परवाह नहीं, ना ही वो इस बात से डरते हैं कि तेल की कीमतें कहां जाएंगी। और कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप का जो बयान आया है वो उनकी इसी सनक और जिद को दिखाता है। Their whole economic system is broken down. They thought they were going to outweight me. You know, we'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that. Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us. और ट्रंप की ये सनक सिर्फ तेहरान पर आकर नहीं रुक रही। इसकी जद में ओमान भी है। ओमान जो हमेशा से मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड रहा है, जो दोनों पक्षों के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी कराता था। ट्रंप ने अचानक ओमान को अल्टीमेटम दे दिया, या तो हमारे साथ आओ वरना अगला वेनेजुएला बनने के लिए तैयार हो। अमेरिका ओमान को पूरी तरह ब्लॉक करने की प्लानिंग कर रहा है अगर उसने ईरान का साथ नहीं छोड़ा तो। It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. तो सवाल जो आपके जहन में बार-बार घूम रहा है, क्या ईरान युद्ध फिर से शुरू हो चुका है? तो जवाब है हाँ, ये युद्ध फिर शुरू हो चुका है, लेकिन ये एक अलग तरह का वॉर है। ये एक अदृश्य सुप्रीम लीडर की सोची समझी रणनीति और एक अमेरिकी राष्ट्रपति के जिद के बीच की परिस्थिति है। एक तरफ मुस्तफा का अदृश्य चक्रव्यूह है, तो दूसरी तरफ ट्रंप का अहंकार है। इस महायुद्ध में जीत किसकी होगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन कुवैत की धरती पर गिरी ईरानी मिसाइल्स ने यह साफ कर दिया है कि खाड़ी में अब शांति की लौ धीरे धीरे मंद हो रही है। और अगर अमेरिका को ईरानी यूरेनियम नहीं मिला तो फिर बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। Hit them with the B-2 bombers, Iran would have had a nuclear weapon within 2 weeks from that date because they were ready to go. And if they had a nuclear weapon, it would have been used already. It also would have been used had I not terminated the Obama deal, the Iran nuclear deal as we call it. That was in my first term. Had I not terminated that, they would have had a nuclear weapon a long time ago. I would say it was a guarantee that it would have been used. And it would have blown up Israel. It would have blown up the entire Middle East. And that's never going to happen. Yep. ट्रंप तबाही रोकने का दम भरते हैं, लेकिन तबाही है कि रुकती नहीं। लेबनान में चल रहे संघर्ष को देख लीजिए। यहाँ एक बार फिर जंग की आग तेज हो गई। इजरायली सेना ने साउथ लेबनान के कई इलाकों में बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत करते हुए तटीय शहर टायर और आसपास के कस्बों के लोगों को घर खाली करने का आदेश दे दिया है। इजराइल का कहना है कि वो ईरान को मदद करने वाले संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी जवाबी हमलों का दावा किया है और लगातार हो रही बमबारी की वजह से पूरे दक्षिणी लेबनान में डर और अफरा तफरी का माहौल है। इस बीच हमारे सहयोगी ऐश्वर्य जैन लेबनान बॉर्डर पहुंचे और ग्राउंड जीरो से उन्होंने रिपोर्ट भेजी। तस्वीरें गवाह हैं कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहा है। नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि दुश्मन को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, और इस मामले में तो ट्रंप की भी नहीं। उत्तरी बॉर्डर पर इजरायली सेना ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से कहा है कि वो कुछ खास इमारतों और इलाकों से तुरंत निकल जाएं और जहरानी नदी के उत्तर की ओर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। एनडीटीवी के रिपोर्टर नॉर्दर्न इजराइल के तेफेन इलाके में थे। ये इलाका इजराइल लेबनान बॉर्डर पर है। जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूं ये लेबनान बॉर्डर है और यहां से कुछ किलोमीटर दूर पर लेबनान की सीमा लगती है, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हिजबुल्लाह लगातार एक्टिव है और ये सबसे ज्यादा
एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन इस वक्त इजराइल में माना जा रहा है, जहां से एनडीटीवी इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त में लगभग 500 से ज्यादा अटैक्स इस जगह पर हिजबुल्लाह के द्वारा किए गए और उसको रिटेलिएट करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लगातार लेबनान सीमा की तरफ हमले किए जा रहे हैं, भले ही वो ड्रोन से हो, भले ही वो मिसाइल से हो और भले ही उनके इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस की कार्रवाई हो। इजरायली सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि हिजबुल्लाह ने पूरे इजराइल में लगभग 1500 हमले किए हैं, जिनमें रॉकेट और विस्फोटक ड्रोन शामिल हैं। हाल ही में हुए एक ड्रोन हमले में आईडीएफ का एक जवान मारा गया, 3 बचावकर्मी घायल हो गए। इस बीच लेबनान ने भी दावा किया कि देर आर्म्स गांव में एक इजरायली हवाई हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। क्योंकि 17 अप्रैल को आखिरी सीज फायर हुआ था और उसको भेजते हुए हिजबुल्लाह की तरफ से कई हमले इजराइल की तरफ किए गए। और आपको बता दें यहाँ पे ड्रूज कम्युनिटी के लोग, जूइश कम्युनिटी के लोग और अरब कम्युनिटी के लोग यहाँ पर ज़्यादातर तादाद में रहते हैं और कहीं ना कहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेस के लोग वहाँ पर जाकर चेक भी करते हैं कि क्या वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं या हिजबुल्लाह ऑपरेट तो नहीं कर रहा है, और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हर संभव कोशिश वो करते हैं। साफ तौर पर इस तो किस्मत का क्या है, किस्मत कभी भी पलट सकती है, खासकर अगर आपका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से जुड़ा हो तो। बाजीगर बनने से फिर कौन रोक सकता है आपको। अब कचहरी में बांग्लादेश के इस ट्रंप को देख लीजिए, हट्टा कट्टा रौबीला और ऐसा डील डॉल कि साक्षात यमराज भी इसे देखकर अपना रास्ता बदल लें। पूरे 700 किलो का ये सफेद एल्बिनो भैंसा इस समय सोशल मीडिया का ग्लोबल सेंसेशन बना हुआ है। नाम रखा गया है डोनाल्ड ट्रंप। रंग देखिए, दूध जैसा, तेवर ऐसा कि बड़े बड़े सूरमाओं के होश उड़ा दे। इस बाहुबली ट्रंप को बकरीद के बाजार में कुर्बानी के लिए उतारा गया था। कसाई छुरियां तेज कर रहे थे, खरीदार लाखों टका जेब में लेकर कतार में थे। अमेरिका वाले ट्रंप जहां दुनिया भर से अपनी जिद पर डील ठोकते हैं, वहीं इस 700 किलो के ट्रंप की गर्दन पर सीधे जिंदगी और मौत की डील लटक रही थी। लेकिन जनाब, नाम में ही देखिए एक्स फैक्टर है इनके। संकट के बाजार से भी यू टर्न मारना इन्हें आता है, क्योंकि जैसे ही खबर फैली, ढाका के हुक्मरानों के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में सरकार बीच में आई, कायदा बदला, कानून बदला और कहा ना भाई, इस ट्रंप की कुर्बानी नहीं होगी। सरकार ने इस बाहुबली को सीधे वीआईपी प्रोटेक्शन दी और सम्मान के साथ चिड़ियाघर के सरकारी बंकर में भेज दिया। यानी वॉशिंगटन वाले ट्रंप चुनाव हारे या जीते, लेकिन बांग्लादेश वाले ट्रंप ने तो अपनी मौत को भी चेकमेट कर दिया और दुनिया को दिखा दिया कि अगर आपका सिस्टम और साइज तगड़ा हो तो आरी के नीचे से भी जिंदा वापस लौटा जा सकता है। खैर, बांग्लादेश में तो इस ट्रंप की जान बच गई, लेकिन इस ईद और हज के सीजन में आस्था, परंपरा और रस्मों का बाजार पूरी दुनिया में गर्म है। और जब बात हज की रस्मों में शैतान को पत्थर मारने की परंपरा की आती है, तो वहां पर बड़े से बड़े रईस और लेजेंड्स भी आम इंसान बन जाते हैं। जरा सोचिए, अगर इसी धार्मिक रस्म के बीच कोई खिलाड़ी अपने पुराने क्रिकेटिया अंदाज में आ जाए तो नजारा कैसा होगा। And a shout there, and he's given. Well taken by Salim Yusuf, and that's a good reward for some excellent bowling. So the move of coming around the wicket to the right-hander. रफ्तार, धार और विकेट उखाड़ देने वाली वो जादुई स्विंग 90 के दशक में जिसने भी क्रिकेट देखा है, वो वसीम अकरम के इस रनअप को देखते ही पहचान जाएगा। लेकिन ठहरिए, ये मैच लॉर्ड्स या मेलबर्न का नहीं है और ना ही सामने विव रिचर्ड्स या सचिन तेंदुलकर है। ये मक्का की पवित्र सरजमी है, मौका हज का है और अकरम के निशाने पर खुद शैतान है। पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एक नया ट्रेंड देखने को मिला, जहां खिलाड़ी अपनी व्यक्तिगत आस्था और खेल को अलग नहीं रख पाते। मैदान के बीचों बीच नमाज पढ़ना हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेल से ज्यादा धार्मिक उपदेश देना हो या खेल के मंच को अपनी विजिबल धार्मिकता का जरिया बनाना हो। इंजमाम उल हक से लेकर मोहम्मद रिजवान तक कई पाकिस्तानी खिलाड़ी अक्सर इस खांचे में फिट दिखते हैं।
लेकिन वसीम अकरम ने इस वीडियो से दिखावे की इस पूरी संस्कृति को एक झटके में क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन जरा स्विंग के सुल्तान को देखिए, वसीम अकरम ने पूरी मौलाना ब्रिगेड की थ्योरी को एक गेंद में क्लीन बोल्ड कर दिया। And a shout there, and he's given. Well taken by Salim Yusuf, and that's a good reward for some excellent bowling. So the move of coming around the wicket to the right-hander. मक्का, जहां हर इंसान अपनी सांसारिक पहचान भूलकर सिर्फ एक हाजी बनने की कोशिश करता है, वहां अकरम ने अपनी ग्लोबल इमेज का स्वैग कम नहीं होने दिया। अकरम वहां हाजी के तौर पर नहीं, बल्कि अपने उसी पुराने क्रिकेट आइकॉन वाले अंदाज में नजर आए। पाकिस्तान के कट्टरपंथी शायद उम्मीद कर रहे होंगे कि अकरम वहां रोते बिलखते हुए अपनी पुरानी ग्लैमरस लाइफस्टाइल के लिए तौबा करेंगे। वो सोच रहे होंगे कि अकरम भी क्रिकेट छोड़कर टीवी चैनल्स पर बैठकर कयामत के किस्से सुनाएंगे। लेकिन अकरम तो अकरम है। उन्होंने शैतान को पत्थर भी मारा तो पूरे प्रोफेशनल अंदाज में, मानो शैतान से कह रहे हो कि लाइन और लेंथ जरा संभल कर देखना, वसीम अकरम गेंदबाजी कर रहा है। स्विंग हवा में भी होगी और जमीन पर गिरने के बाद भी। ये वो पाकिस्तान है जहां एक दौर में अगर खिलाड़ी नमाज ना पढ़े तो कप्तान नाराज हो जाता था। इंजमाम के दौर का एक मशहूर किस्सा है, ड्रेसिंग रूम में मौलानाओं का आना जाना इस कदर बढ़ गया था कि विदेशी दौरों पर भी नमाज और मजहबी चर्चाएं अनिवार्य कर दी गई थी। खिलाड़ियों पर कट्टर दिखने का जैसे मानो एक अघोषित सामाजिक दबाव था। मोहम्मद यूसुफ ने तो धर्म ही बदल लिया, लेकिन वसीम अकरम उस दौर में भी इस धार्मिक कट्टरता की आंधी के आगे चट्टान बनकर खड़े रहे। उन्होंने हमेशा साफ रखा, मेरा मजहब मेरा निजी मामला है, मैदान पर मेरा काम पाकिस्तान के लिए विकेट लेना है, ना कि दिखावा करना। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में चर्चा इस बात पर नहीं हो रही कि अकरम ने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, बल्कि चर्चा इस बात पर हो रही है कि उम्र भले ही 55 पार कर गई हो, लेकिन जलवा आज भी बरकरार है। जिस मक्का में लोग अपनी पहचान मिटाने जाते हैं, वहां वसीम अकरम का ये अंदाज एक सीख है कि आप अपनी आस्था के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हुए भी एक आधुनिक, प्रगतिशील और ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन बने रह सकते हैं। सुल्तान ने अपनी इस मक्का वाली गेंद से एक साथ 2 शिकार किए हैं। सामने शैतान को ढेर किया और पीछे पाकिस्तान की धार्मिक रूढ़िवादिता के स्टंप्स बिखेर दिए। And a shout there, and he's given. Well taken by Salim Yusuf, and that's a good reward for some excellent bowling. So the move of coming around the wicket to the right-hander. हो सकता है एक पत्थर उम्र के इस पड़ाव में अकरम के करियर में नया टर्निंग पॉइंट भी साबित हो जाए। वैसे करियर संवारने का सपना उन लाखों छात्रों ने भी देखा जिनकी आंसर शीट पर सीबीएसई की मार्किंग स्कीम का ग्रहण लग गया। देश की सबसे बड़ी एजुकेशन बॉडी सीबीएसई इस समय इतिहास के सबसे बड़े डिजिटल क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से गुजर रही है। 12वीं की कॉपी जांचने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया, नाम दिया गया ऑन स्क्रीन मार्किंग। दावा था ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होगा, एरर फ्री होगा, लेकिन हकीकत वैसी नहीं। हकीकत दिल्ली की सानवी शर्मा जैसी होनहार छात्रा की आंसर शीट में दिख रही है। सीबीएसई के अधिकारियों ने सीना ठोककर कहा था कि हमारे डिजिटल सिस्टम में टोटलिंग की गड़बड़ी हो ही नहीं सकती, लेकिन सानवी शर्मा ने जब इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की स्कैन कॉपी निकलवाई तो परिवार के होश उड़ गए। एक सवाल में नंबर दिए गए 1.5 + 1.5 + 1.5। अब साधारण से साधारण बच्चा भी इस मैथ्स को जानता है कि टोटल करेंगे आप तो 4.5 होता है, 4.5। लेकिन सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन ने टोटल कर दिया सिर्फ 3.5 नंबर, यानी 3.5। यानी गड़बड़ी सिर्फ पेपर्स की अदला बदली या आंसर चेक करने की नहीं, बल्कि मार्क्स को जोड़ने में भी दिखाई दी। जो एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं है उसमें मेरे को मार्क्स नहीं दिए गए, और अगर यही है तो फिर ये तो रट्टाफिकेशन हो गई ना कि एनसीईआरटी के हिसाब से लिखो सारा, और मैंने अगर अपनी लैंग्वेज में लिखा है तो उसके मेरे को मार्क्स नहीं दिए गए, उसमें मेरे को आधा, 1, 1.5 मार्क्स ऐसे दिए गए हैं। और इसमें ये भी है कि मेरे मतलब जहाँ पे जो आंसर मेरे सही है वो भी मेरे गलत करे हुए हैं इन्होंने। ये मेरा आंसर सही है बट इसमें मेरे को 0 मार्क्स अवॉर्ड किए गए हैं। एंड अकाउंट्स में मेरा पेपर मतलब मेरा आंसर सही है एंड उसमें मेरे को मार्क्स नहीं दिए गए। ये देखिए इसमें मेरे को मार्क्स नहीं दिए गए और ये मेरा सही है आंसर।
सानवी को मिले 58% नंबर, जबकि कॉपी सही से चेक होती तो नंबर 70% के ऊपर होते। यही नहीं, कई सही जवाबों को सीन किया गया है, टिक किया गया है, लेकिन नंबर के कॉलम में 0 दे दिया गया है। सानवी के साथ परिवार भी परेशान है, सिस्टम को कोस रहा है, सीबीएसई से सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले तो बोर्ड फीस भरो, फिर रिवैल्यूएशन के फिर रिजल्ट की टेंशन लो, फिर रिवैल्यूएशन के चार्जेस भरो, फिर ऑन जो आपको रिवैल्यूएशन शीट्स मिलती हैं उसके प्रिंट आउट लो, रीचेकिंग के लिए भरो, कहाँ भरे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो सीबीएसई ने मार्कशीट चेक करी है ये इस एनसीईआरटी की बुक्स के हिसाब से करी है, ठीक है, जबकि किसी भी स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ाई नहीं जाती। एनसीईआरटी की जगह पे प्राइवेट जो पब्लिशर्स हैं जैसे आर.डी. शर्मा हो गए या ऐसे कई अलग अलग ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स लगाई जाती हैं। टीचर्स क्लास में खुलेआम बोलती हैं कि एनसीईआरटी नहीं, आप ये बुक्स लो, तो बच्चा अब क्या करे। एनसीईआरटी के हिसाब से ना करने की खामियाजा ये है कि बच्चे के सही आंसर भी गलत कर दिए गए हैं, या उसमें 6 मार्क्स के आंसर में उसको मात्र 1 नंबर 1.5 नंबर दिया गया। सवाल इतने भर भी नहीं है, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है कि ओएसएम वाली ऐसी क्या तकनीक थी जिसके जरिए 40 करोड़ कॉपी स्कैन की गई और उन्हें इस तरह जांचा गया, जिसके बाद कम से कम 11 लाख से ज्यादा छात्रों ने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस डिजिटल मूल्यांकन करने वाली कंपनी और पूरी प्रक्रिया पर सीधे सवाल खड़े किए, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस गड़बड़ी को स्वीकार करना पड़ा। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है, क्वालिटी की उपलब्धि कराने का एक विषय है, इसमें अनेक सुधार होने की संभावना भी है। कचहरी में हम लगातार इस खबर को प्रमुखता से उठा रहे हैं। ये सवाल हमने पूछा कि बिना तैयारी के इतनी बड़ी स्कैनिंग कैसे हुई। बच्चों की बात भी सुनवाई और उनकी चिंता भी सरकार तक पहुंचाई। इसी का असर रहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई हेडक्वार्टर में एक इमरजेंसी हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। इस बैठक में स्कूल शिक्षा सचिव, सीबीएसई चेयरमैन के साथ साथ आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर्स और एक्सपर्ट्स को विशेष तौर पर बुलाया गया और फिर कैमरे के सामने आकर पूरे मामले पर खेद जताया। विसंगति आई है, जब इतने बड़े मात्रा में इसको व्यवस्था किया गया, मैंने जैसे कहा 40 करोड़ पेपर स्कैन हुई है, उसमें से 17 लाख में से 4 लाख स्टूडेंट्स लौट के आए हैं, अपना आंसर शीट को उन्होंने अपने हाथ में लिया है, लगभग 11 लाख कॉपी उनके पास गया है, उसको भी वो देख रहे हैं। इसकी फिर हम लोगों ने आज बैठ के हमारी सारे जब थोड़ा चिंता आई, सीबीएसई ने बहुत सारे अच्छे एजेंसियों को भी, अभी आईबी को भी इन्वॉल्व किया है, उसमें भारत सरकार की जो सारे टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई करने वाले वो एजेंसी भी काम पे लगे हैं। अब इस पूरे मामले में 2 अलग अलग पक्ष बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ सीबीएसई, जिसका कहना है कि उसका सिस्टम पारदर्शी है, मजबूत है, जो कुछ हुआ वो टेक्निकल खामी है जिसे सुधारा जा रहा है, टेक्निकल ग्लिच बोल रहे हैं। बोर्ड ने एक्स पर कहा कि वो अब एक बेहद स्टूडेंट फ्रेंडली रीवैल्यूएशन पोर्टल और मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने पर काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष है उन छात्रों का जिन्हें एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ का सामना करना है। एक एक मार्क की लड़ाई है। नंबर कम यानी मनपसंद कॉलेज नहीं, नंबर कम यानी जेईई क्लियर करने के बाद भी एलिजिबल नहीं। इधर 3 मई को रद्द हुआ नीट परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियों और पेपर लीक विवाद से सबक लेते हुए केंद्र सरकार अब 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। परीक्षा में किसी भी तरह की चूक या अनियमितता रोकने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर नीट को लेकर एक अहम बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच लंबी चर्चा हुई। अलग से भी आईआईटी के एक्सपर्ट्स कोडिंग ठीक कर देंगे, सरकार खेद जता देगी, कंपनी पर पेनल्टी लग जाएगी, कसूरवार पर एक्शन भी होगा। लेकिन उस मानसिक तनाव का क्या जिससे इस समय देश के ये छात्र गुजर रहे हैं, जिनके नंबर कम आए हैं, और साथ ही वो पेरेंट्स भी जिनके सपने पूरे करने के लिए इन बच्चों ने दिन रात मेहनत की। ये बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देगा इन्हें अब।
कचहरी में अब आपको देश के पहाड़ी राज्यों की तरफ लेकर चलते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन तीनों राज्यों में इस वक्त जंगलों में आपदा कैसे आ रही है आग की वजह से, उसकी तस्वीर आपको दिखाइए। ये आग सिर्फ पेड़ों को नहीं जला रही बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को खाक कर रही है, जिसे तैयार होने में दशक बीत जाते हैं। हवा में धुआं जहर बनकर घुल रहा है, जंगलों के इलाकों में तापमान बढ़ गया है और धीरे धीरे ये संकट शहरों तक दस्तक दे रहा है। यानी ये सिर्फ पहाड़ों की आग नहीं बल्कि ये पूरे पर्यावरण के संतुलन पर एक बड़ा हमला है। सवाल है, क्या हम साल दर साल इस तस्वीर को दोहराते रहेंगे या फिर कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि अगर जंगल इसी तरह जलते रहे तो सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि भविष्य भी राख हो जाएगा। पहाड़ जल रहे हैं, आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार उठ रहा है। पहाड़ों पर आग ने तांडव मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, खूबसूरत पहाड़ों के ये जंगल इस वक्त आग की लपटों से घिरे हुए हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कसौली की हैं। यहाँ जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है। गिलबर्ट ट्रेल और अपर मॉल एरिया जैसे इलाकों में चीड़ के पेड़ जल रहे हैं। आग पर काबू पाने और रिहायशी इलाकों को बचाने के लिए सेना और वन विभाग मुस्तैदी से जुटे हैं, फिर भी आग फैलती ही जा रही है। हम कसौली के मशोबरा एरिया में है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि फायर अभी भी लगी हुई। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को भी रोपिन किया, हेलीकॉप्टर्स लगाए गए, बैम्बी बकेट के प्रोसेस के थ्रू सुखना लेक से पानी लाया गया और यहाँ पे लगातार कई सॉर्टीज के थ्रू यहाँ पे फेंका गया ताकि फायर आगे ना बढ़े। लेकिन उसके बावजूद भी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि फायर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी तक ये पता चला है कि कोई किसी लाइफ लॉस नहीं हुआ और कोई प्रॉपर्टी लॉस नहीं हुआ। तो लेकिन ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, साथ के साथ जो इस रेजिडेंशियल एरिया के लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं लगातार। यह है जम्मू कश्मीर के रियासी का हाल। त्रिकुटा पहाड़ियों और जंगलों में भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे हर तरफ सिर्फ आग से निकले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। यह आग काबू से बाहर होती जा रही है। हालांकि वन विभाग के लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं। अब उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें देखिए। जंगल में भड़की आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरा जंगल आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिर गया है। पहाड़ी इलाकों में धधकती आग का ये तांडव इतना खौफनाक है कि जंगल से उठते धुएं के गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ चीड़ के पेड़ों में लगी आग तेज हवाओं के चलते बेकाबू हो गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर एक हद तक काबू पाया जा सका। आप देख सकते हैं अभी हम जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर जो जंगल है वो अभी भी धधक रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं धुआं जंगलों से उठ रहा है। यहाँ पर भी अभी कुछ देर पहले आग लगी थी। हालांकि वन विभाग ने तत्परता दिखाते इस आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन अभी भी कई जगह पर ये देखिए आप आग धधक रही है। किस तरह से जो पेड़ के जो तने हैं वो आपको आग की लपटों में घिरे हुए नजर आएंगे। हालांकि वन विभाग तमाम तरह के प्रयास आग को बुझाने के लिए कर रहा है, बावजूद इसके जंगलों की आग है वो अनियंत्रित होती जा रही है। अब केवल बारिश ही इस आग को शांत कर सकती है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा है। उम्मीद है कि मौसम जल्द करवट लेगा और पहाड़ों को इस धधकती आग से निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।